सब बच्चे मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। और आंख बंद करके कसम खाइए कि मैं अपनी पढ़ाई पूरे मन से करूंगा और हमेशा अपने माता पिता का कहना मानूंगा। देखो बच्चों, हम आ गए हैं इंटीग्रेशन पर। जी हाँ, नया टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन। और देखो, ये जो इंटीग्रेशन है ना, एक्चुअली ये इंटीग्रल कैलकुलस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। जैसे अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें फंक्शन था, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। ठीक है, देखो डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस जो है ना बेटा, कैलकुलस का पार्ट नहीं होता, वो अलजेब्रा का पार्ट होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिफरेंशियल कैलकुलस का अभी तक पोर्शन पढ़ा। अब हम लोग आ गए हैं इंटीग्रल कैलकुलस में। देखो बच्चा, इंटीग्रल कैलकुलस में जो पहला टॉपिक है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो फिर इंटीग्रल कैलकुलस में कुछ भी नहीं बचता। क्योंकि देखो, आगे हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तीनों ही टॉपिक जो हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन अगर आपका अच्छा हो गया तो फिर ये तीनों टॉपिक में कुछ भी नहीं है, एक एक दिन में आप खत्म कर लेंगे इन तीनों को। लेकिन इनडेफिनिट को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद बचेगा प्रोबेबिलिटी, वो भी कैलकुलस का पार्ट नहीं होता है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, वो भी कैलकुलस का पार्ट नहीं होता। वो सारा मैं आपको पढ़ाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। पहले हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस को खत्म करेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। देखो, मैं कुछ बातें बेटा आपको बता दूं, ये टॉपिक बहुत लेंदी है, ये टॉपिक बहुत लंबा है, बहुत लंबा। लेकिन मैं जिस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, आपको उस तरीके से पढ़ना, आपको बिल्कुल भी ये लेंदी नहीं लगेगा। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि क्वेश्चन को देख के कैसे समझें, किस मेथड से होगा। इसमें कम से कम 20-25 मेथड होते हैं सवालों को करने के, लेकिन क्वेश्चन को देख के कैसे मालूम चलेगा ये किस मेथड से होगा। तो वही मैं आपको बहुत ध्यान से सिखाऊंगा और आप आसानी से उसको सीख जाएंगे। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, जैसे मैं बताऊं वैसे ही मेरे अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। जो जो मैं सिखाऊं उसी सीक्वेंस यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस सीक्वेंस में मैं आपको सिखाऊंगा, आप अगर उस सीक्वेंस में सीखेंगे तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आप चुटकियों में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। मैं बताया कि मेरे सीक्वेंस से आपको चलना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसके बाद आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। देखो ध्यान दीजिए, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। देखो समझो बच्चों ध्यान से, क्या होता है देखो, समझो ध्यान से। देखो बेटा, जैसे कि हम लोग पहले डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ते हैं, बाद में इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको बता दूं, इंटीग्रल कैलकुलस जो है वो शुरू में बहुत मुश्किल था। मतलब आज से करीब करीब ये मान लीजिए 100-150 साल पहले ये बहुत मुश्किल हुआ करता था। फिर किसी दिमाग वाले बंदे ने, है ना, जिसको हम न्यूटन कहते हैं, उसने एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला दिया, है ना। उस बंदे ने कहा कि भैया देखो, इंटीग्रेशन जो है ये डिफरेंशिएशन का कन्वर्स प्रोसेस है, उल्टा प्रोसेस। उसके बाद से इंटीग्रेशन इजी हो गया। अदरवाइज पहले इंटीग्रेशन, वो भी मैं सिखाऊंगा कि पहले कैसे करते थे, वो भी मैं तुमको बताऊंगा कि आज से 100-150 साल पहले इंटीग्रेशन कैसे करते थे, वो भी तुमको सिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन पहले अब हम लोग उस थ्योरी पर काम करेंगे जिससे कि हमारा इंटीग्रेशन इजी होता है। तो उस बंदे ने क्या कहा, न्यूटन ने क्या कहा कि इंटीग्रेशन इज कन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। उसने बहुत छोटी सी बात कही, लेकिन ये छोटी सी बात आगे जाकर के बहुत इंपॉर्टेंट बन गई। इतनी इंपॉर्टेंट कि आगे जाके इसी को कह दिया गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। आप समझिए, मतलब कैलकुलस की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बन गई। कौन सी बात? कि इंटीग्रेशन इज कन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो देखो पहले हम इसको समझते हैं कि ये क्या है। देखिए, जैसे क्या है, मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन स्मॉल एफ एक्स है और हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, और मान लीजिए इससे हमको जी एक्स मिल गया, जी एक्स। अच्छा, मैं आपको बता दूं बेटा, देखो मेरी इंटीग्रेशन की एक प्लेलिस्ट और है जो पहले से है, लेकिन उसमें मैंने
बहुत डिटेल से पढ़ाया है, बहुत डिटेल से, मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अगर किसी बंदे को पहले ये सीख लो, पहले जो मैं नया पढ़ा रहा हूँ ना, पहले इसको पढ़ लो, इसको पढ़ने के बाद फिर आप डिटेल भी सीख जाएंगे। वो बहुत डिटेल है, मतलब है ना, बहुत ज़्यादा डिटेल है वो, ठीक है। लेकिन पहले आप इसको सीखिए, इसको सीखने के बाद फिर आप उसको पढ़ेंगे तो आप उसको भी आसानी से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये नया वाला वीडियो है, वो पुराना है, मैंने काफ़ी पहले अपलोड किया था, ठीक है। ये नया वीडियो है तो इसको पहले पढ़ लीजिए। देखो, मान लीजिए हमने f(x) का डिफरेंशिएशन किया और हमको gx मिला, मान लीजिए, तो क्या होगा अगर हम gx का इंटीग्रेशन करेंगे तो मिल जाएगा f(x). तो इसी को कहते हैं कि इंटीग्रेशन इज कन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। और बाद में ये रूल थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस बना दिया गया। इससे भी दो कैलकुलस की थ्योरम निकल गई, आगे बताएंगे आपको डिटेल से, वो डेफिनेट में हमारे यहाँ आएगा, जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वो आएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों कि अगर f(x) का डिफरेंशिएशन gx है तो gx का इंटीग्रेशन f(x) होगा। इतनी बात हमें याद रखनी है, उल्टा प्रोसेस, कन्वर्स प्रोसेस, है ना। f(x) का डिफरेंशिएशन gx, तो इसका डिफरेंशिएशन ये, तो इसका इंटीग्रेशन ये। अच्छा देखो समझो, जैसे डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि अगर हम कोई कांस्टेंट टर्म ले लें तो हम जानते हैं उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो f(x) का अलग होगा, c का अलग होगा, c का 0 हो जाएगा। तो मतलब इसका भी डिफरेंशिएशन यही रहेगा, क्योंकि f(x) का डिफरेंशिएशन कितना है, gx है, तो c का तो 0 हो गया बेटा। तो अभी भी f(x) का ही तो डिफरेंशिएशन हुआ और वो gx हो गया, क्योंकि c का तो 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे क्या देखो फायदा हुआ कि अगर हम gx का इंटीग्रेशन करेंगे तो अब हमको मिल जाएगा स्मॉल f(x) प्लस c। तो बस यही हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का सबसे बेसिक फार्मूला, सबसे पहला फार्मूला, सबसे पहला, ठीक है। कि इसका, क्योंकि देखो c जो है ना, c को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि f(x) का डिफरेंशिएशन gx है और c का तो 0 हो जाएगा, तो c को ऐड करने से फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इंटीग्रेशन में फर्क पड़ गया। अब gx का इंटीग्रेशन क्या होगा, स्मॉल f(x) प्लस c। तो ये हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का सबसे पहला फार्मूला है, ठीक है। मतलब यहीं से हम बहुत सारे बेसिक फार्मूले डिफरेंशिएशन के निकाल देंगे। सबसे पहले ये जो c है ना, c, इसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस स्मॉल c को कहते हैं कांस्टेंट, ठीक है, ऑफ इंटीग्रेशन। इसको कहा जाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। और हाँ, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में c हमेशा ऐड करना है, हर सवाल के आंसर में, सब में c ऐड करना। जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो स्मॉल c हम जरूर ऐड करेंगे, ध्यान दो। हर क्वेश्चन के आंसर में हम स्मॉल c को ऐड करेंगे, समझो ध्यान से, ठीक है। हाँ, आगे बताऊंगा मैं आपको कि डेफिनेट में c नहीं आता। जब हम डेफिनेट पढ़ेंगे तो डेफिनेट में c नहीं आता, क्योंकि वहां पर c कैंसिल हो जाता है, ये हम लोग आगे समझेंगे। फिलहाल अभी इस पर हम कंसंट्रेट करते हैं। इनडेफिनेट में हर आंसर में c हमको ऐड करना ही करना है, तभी इसका नाम इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट का मतलब अनिश्चित, उसकी कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं, क्योंकि देखो c कुछ भी हो सकता है। c1 ले लें तो आंसर अलग हो जाएगा, c2 ले लें आंसर अलग हो जाएगा, c50 ले लें आंसर अलग हो जाएगा। लेकिन हाँ, मेन फंक्शन वही रहेगा, f(x) वाला पार्ट वही है, कांस्टेंट का अंतर आ सकता है। मतलब जो फंक्शन वाला पार्ट है जिसमें x आ रहा है वो सेम आएगा, लेकिन कांस्टेंट में अंतर आ सकता है। इसलिए कई बार यहाँ पर सवालों के आंसर अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो कांस्टेंट का अंतर कई बार आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने आंसर निकाला x² + 3, किसी और ने आंसर निकाला x² + 4, तो दोनों ही सही है। x² + 3 वाला भी सही है, +4 वाला भी सही, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंस यहाँ पर कई बार आंसर में आ जाता है, तभी इसका नाम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहा गया। हिंदी में इसको बोलते हैं अनिश्चित समाकलन, जिसकी मतलब वैल्यू निश्चित नहीं है, अनिश्चित, ठीक है, इसलिए, ठीक है। तो देखो ये जो हमने रूल पढ़ा है, इससे हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के सारे बेसिक फार्मूले निकालेंगे। देखो जैसे सबसे पहले हम ध्यान दें, अब देखो डिफरेंशिएशन के जो बेटा फार्मूले हमने पढ़े थे ना, देखो उनका यहाँ पर यूज है, तो वो अगर आपको याद है, और वो आपको याद होंगे ही। देखो मैंने आपको डिफरेंशिएशन भी पूरा पढ़ाया हुआ है,
डिफरेंशिएशन मैंने आपको पूरा पढ़ाया हुआ है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी उसको ही पहले पढ़ लीजिए, उसके सारे फार्मूले याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद इस टॉपिक पर आएंगे तो बड़ा मजा आएगा, ठीक है। देखो इससे पहला क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये पढ़ा हमने फार्मूला। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ एन एक्स की पावर एन माइनस वन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन ये, तो इस पूरे का इंटीग्रेशन ये, यही हमने पढ़ा अभी। शुरुआत में सब में यही करना है, मतलब शुरू के जो 10-12 फार्मूले हैं वो यहीं से निकलने हैं, ठीक है, समझो। तो मतलब अगर डिफरेंशिएशन के फार्मूले याद है ना, तो समझ लीजिए इंटीग्रेशन के 50% फार्मूले याद हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन के 50% फार्मूले इसी मेथड से निकाले गए और बाकी 50% कुछ और तरीकों से निकाले गए, बताएंगे आपको, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम इस प्रोसेस का हर जगह यूज करेंगे। और ध्यान देना प्लस सी सब में आएगा, वो लास्ट में लिख देंगे। देखो ये जो n है ना, n क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे। जैसे कि डिफरेंशिएशन में भी आपको मालूम है कांस्टेंट होता है ना, मल्टीप्लाई में या डिवाइड में उसको बाहर ले सकते हैं, वैसे ही इंटीग्रेशन में भी जो कांस्टेंट होता है ना, मल्टीप्लाई में या डिवाइड में उसको बाहर ले सकते हैं। तो n को बाहर ले लिया, तो x की पावर n माइनस वन डी एक्स क्या हो गया, x की पावर n हो गया। अब देखो n जो है वो नीचे डिवाइड कर देंगे इधर, तो क्या मिला, इंटीग्रेशन x की पावर n माइनस वन डी एक्स बराबर x की पावर n बाई n, ठीक है। देखो अब यहाँ पर n माइनस वन है, तो यहाँ दोनों जगह n है, उससे एक ज्यादा। तो अगर मान लो इधर मैं x की पावर n लेता हूं, तो इधर क्या आएगा, x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन, और प्लस लास्ट में देखो एक कांस्टेंट c ऐड कर देंगे। हमेशा हर फार्मूले में, हर सवाल में ये c ऐड करना ही करना है, ध्यान देना। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का पहला फार्मूला, x की पावर n, और n कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, ठीक है। n की वैल्यू 1, n मतलब इंटीजर मत समझना, कुछ भी रियल नंबर, n की वैल्यू 1/2, 1/3, 1/4, 1/1,00,000, 0.1, 0.2, 0.3 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। n क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। अब देखो ध्यान दो, जैसे इस फार्मूले में n जो है ना, n वो -1 नहीं होगा, क्योंकि देखो n इक्वल टू -1 होने पर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो n की वैल्यू -1, मतलब n कुछ भी हो सकता है लेकिन -1 नहीं लेना है। अगर n -1 हुआ तो ये फार्मूला गलत हो जाएगा, ठीक है। n -1 के लिए एक और फार्मूला भी जो हम आगे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस फार्मूले को हम लगा सकते हैं हर जगह, लेकिन n को -1 नहीं होना चाहिए, n को -1 नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिए। बाकी कुछ भी हो, बाकी कुछ भी ले सकते हैं, काम चल जाएगा, ठीक है, लेकिन -1 नहीं। मैंने बताया कोई भी रियल नंबर हो सकता है लेकिन -1 नहीं, ठीक है। तो जरा बच्चों लिखो जल्दी इस बात को, पहले मैं आगे बताता हूं और अच्छे अच्छे फार्मूले सारे तुमको भी लिखो, फटाफट नोट करो, जल्दी से पॉज करके वीडियो को नोट किया करो बेटा, जल्दी से। अच्छा लेकिन अगर वीडियो पॉज कर दोगे तो गाना कैसे सुनोगे भाई? गाना क्या मतलब, मैं तो भजन गाता हूँ, भजन, अच्छे अच्छे भजन, ताकि तुम लोग भी मतलब सोचो कि भजन भी इतने अच्छे हो सकते हैं। भजन एक से एक अच्छे पड़े हुए हैं, ठीक है। देखो, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, जय माता दी, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हो ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया, दिख रहा है? हाँ ठीक, देखो ध्यान दो, आगे बढ़े। डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूले एक एक करके यहाँ पर हम पहले लिखेंगे। देखो जैसे अभी हमने x की पावर n का लिखा, उससे एक फार्मूला मिल गया। अगला फार्मूला देखो बेटा, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही रहता है, तो इसीलिए इसका इंटीग्रेशन
भी क्या रहेगा, e की पावर x, और प्लस c तो सब में आना ही आना है। इसका डिफरेंशिएशन ये, तो इसका इंटीग्रेशन ये, c सब में आना ही आना है। बात समझे? देखो क्या होता बच्चों, a की पावर x, a की पावर x का डिफरेंशिएशन याद है ना आपको, बोलो a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, ये होता है a की पावर x log a बेस e। समझे? तो इसका डिफरेंशिएशन ये, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, तो इसीलिए इंटीग्रल a की पावर x log a बेस e हो जाएगा a की पावर x। बस समझे? इसका डिफरेंशिएशन ये, तो इसका इंटीग्रेशन। अब देखो log a बेस e कांस्टेंट है, बाहर ले लो, तो हो गया log a बेस e इंटीग्रल a की पावर x dx बराबर a की पावर x। अब देखो ये जो log a बेस e बेटा कांस्टेंट, देखो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो तो इंटीग्रेशन के बाहर हमेशा ले सकते हैं, ध्यान दो। जैसे डिफरेंशिएशन में भी ऐसा होता था, कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई डिवाइड में होता था तो आप उसे डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल देते थे, बिल्कुल वैसे ही इंटीग्रेशन में भी करना है। ठीक है, देखो अब log a बेस e कांस्टेंट नीचे डिवाइड कर दो, तो इंटीग्रेशन a की पावर x dx क्या हो जाएगा, a की पावर x अपॉन log a बेस e, और प्लस c सब में आएगा लास्ट में सब में c हम लगा देंगे। तो ये तीसरा फार्मूला इंटीग्रेशन का। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ बेटा कि अगर ये भूल जाएं तो ये याद है, समझो ये भी याद है, निकल आएगा फटाक से। अब देखो जैसे इसमें क्या होता है, log की प्रॉपर्टी आपको मालूम, मैंने बताई थी कि log a बेस b अगर कभी है तो इसको 1 अपॉन log b बेस a लिख सकते हैं। मतलब जब ये ऊपर जाएगा तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो देखो इसी को थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, a की पावर x, और देखो ये ऊपर जाके हो जाएगा log e बेस a प्लस c। देखो ये ऊपर जाएगा ना तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, ये 1 अपॉन log a बेस e है, ये ऊपर गया तो देखो इंटरचेंज हो गया इस प्रॉपर्टी की हेल्प से। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, टेंशन जाएगा पेंशन लेने, अब परेशान नहीं होइए बिल्कुल। ठीक, आगे बढ़े। देखो चौथा फॉर्मूला बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग मॉड एक्स। अब इसको कई बार log x भी लिखते थे, लेकिन वो सही जो है वो log mod x है, और ये होता है 1/x, है ना, जो सही है वो log mod x है। हालांकि एनसीईआरटी में भी कई जगह खाली log x लिखा हुआ है और आप वहां पर 1/x लिखते, तो कोई बात नहीं है, log x होगा तब भी 1/x, log mod x होगा तो ज्यादा सही वैसे log mod x ही है। अच्छा, अब इसका इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो गया बोलो, log mod x प्लस c। देखो अब ये क्या आ गया, अभी जैसे मैंने बताया था बेटा इस फार्मूले में ये फार्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा था, देखो ये तो मैंने क्या बताया था, इसमें n-1 नहीं होना चाहिए। देखो ये वही केस आ गया, क्योंकि अगर x की पावर -1 हो गया ना तो आप इस फार्मूले से नहीं कर पाएंगे, इसको ये फार्मूला आप नहीं लगा पाएंगे। लेकिन x की पावर -1 का मतलब 1/x हो गया, और अगर 1/x हो गया तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे log ऑफ mod x प्लस c। बस समझे? तो यहां पर देखो ये अगर n-1 हो गया तो इससे काम नहीं चलने वाला। ठीक है, इससे नहीं करना है क्योंकि इससे कर भी नहीं पाएंगे, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, है ना, अपॉन में 0 हो जाएगा, तो इससे कर भी नहीं पाएंगे। तो अगर x की पावर -1 है तो 1/x लिखिए, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या आ गया बोलो, log ऑफ mod x प्लस c। ठीक है, तो सारे फार्मूले अब देखिए इंटीग्रेशन के डिफरेंशिएशन को उल्टा कर करके आ रहे हैं। 50% फार्मूले यहीं से आ जाएंगे, बाकी 50% अलग से आएंगे, थोड़ा वो याद करने पड़ेंगे। तो फार्मूले तो करीब इसमें हैं 20-25, ठीक है, उसमें से 10-12-15 यहीं से आ जाते हैं, बाकी 8-10 जो हैं वो अलग से आते हैं, वो याद करने पड़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद मेथड्स हैं, तो पहले फार्मूले फिर मेथड मतलब इस टाइप का सवाल ऐसे होगा तो इस टाइप का सवाल वैसे होगा, तो ये ऐसे होगा तो ये वैसे होगा, वो आपको सिखा देंगे और आप सीख जाएंगे। टेंशन नहीं लेना, टेंशन जाएगा पेंशन लेने। लेकिन हाँ, जिस सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ मैं उस सीक्वेंस को फॉलो करना बेटा, नहीं तो बवाल में पड़ जाओगे फिर ये टॉपिक को संभाल नहीं पाओगे। ठीक है, लिखो जरा ध्यान से। तो अब तक हम लोगों ने बेटा 1 2 3 4 फार्मूले पढ़ लिए,
है ना, इंटीग्रेशन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जैसे x की पावर -1 आता है ना, तो बच्चे भूल जाते हैं इसको ऐसे लिखें, वो इसी को लगाने लग जाते हैं और गलत हो जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान देना। मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेश लाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, जय माता दी चलो बुला। देखो बच्चों, 4 पढ़ ली ना, जो भी नंबरिंग को देख लेना, शायद 4 पढ़ ली यहाँ तक। 5वां नंबर, d/dx ऑफ sin x क्या होता है बेटा, cos x। तो इसीलिए cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, sin x प्लस c। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल बेटा। एक और फार्मूला, ठीक। अगला देखो, d/dx ऑफ cos x क्या होता है, माइनस sin x होता है। याद है कि नहीं, बोलो। इसीलिए माइनस साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos x। ठीक है, cos का इंटीग्रेशन माइनस साइन, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस साइन का इंटीग्रेशन cos x। ध्यान दीजिए, ये माइनस ना माइनस बाहर ले लिया जाए, तो -1 बाहर आ गया, ठीक है, और हो गया cos x, और ये माइनस यहां ट्रांसफर कर दिया जाए, तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, माइनस को यहां भेज दिया और एक सी अपनी तरफ से लगा दिया लास्ट में। सी हमेशा लास्ट में लगाना ही लगाना है, हर एक फार्मूले में, हर एक क्वेश्चन के आंसर में। अगर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो आगे पढ़ेंगे। डेफिनिट में क्या होता है, लिमिट लग जाती है, उसमें सी नहीं आएगा, बताएंगे आगे चल के, लेकिन ये बात ध्यान रखो अभी से। ठीक है, अच्छा तो देखो अब ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। 7 नंबर, tan x क्या होता है बेटा, डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो इसीलिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, बोलो, tan x प्लस सी हो गया। बात समझे। एक और फार्मूला आ गया। अच्छा, 8वां नंबर, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बोलो, sec x इंटू tan x होता है, तो इसीलिए sec इंटू tan, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन हो गया sec x प्लस सी। एक और फार्मूला बेटा 8वें नंबर का। अच्छा, 9 नंबर देखो, ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट, कॉट का देखते हैं, कॉट का होता है क्या बेटा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। याद है कि नहीं सारे फार्मूले, याद नहीं है ना, अच्छा याद है, वेरी गुड। ठीक है, याद करो भाई, डिफरेंशिएशन के याद होंगे तो इंटीग्रेशन के भी याद होंगे, बड़ा आसान है। इनको याद रखने का बेटा बेस्ट मेथड ये होता है, इनको बड़ा बड़ा लिख करके व्हाइट पेपर पे अपने कमरे पे चिपका लो भाई, ऐसे चिपकाना कि पेन टेंट ना खराब हो, वरना मम्मी मारेंगी फिर अगर पेन खराब हुआ तो। हाँ, फिर कहोगे सर ने बताया, है ना, तो भैया सर तो भाग लेंगे फिर। तो भैया ऐसे चिपकाना कि पेन टेंट ना खराब हो, ठीक है। तो खैर व्हाइट पेपर पे चिपकाओ इसको, और हमेशा नजरों के सामने, खाना खाते समय भी फार्मूले याद, टीवी देखते समय भी फार्मूले याद, टहल लें तब भी फार्मूले याद, समझे, ऐसे तो याद होंगे जल्दी सारे फार्मूले ऐसे कर करके व्हाइट पेपर पर चिपकाओ। लेकिन अब कहाँ तक व्हाइट पेपर चिपकाओगे, तो उसका भी तरीका बताऊंगा आगे फिर तुमको मैं, कि कैसे चिपकाना है, ठीक है, कैसे फार्मूलों को चिपकाना है मैं बताऊंगा तुमको, ठीक है। देखो बताऊं, अच्छा जी, अच्छा बताता हूँ, देखो रुको, मेरे पास है, 1 सेकंड रुको। देखो जैसे ये है ना, तो मैंने क्या किया, व्हाइट पेपर पे फार्मूलों को लिख करके उसका टॉप आपस में चिपका दिया,
और देखो कैलेंडर की तरह ये सब ऐसे खुले हुए हैं, समझे, ऐसे करके, जिससे ज़्यादा स्पेस नहीं, ऐसे अलग अलग वाइट वाइट चिपकाओगे पूरा कमरा भर जाएगा। ये बहुत पहले जब मैं स्टूडेंट था तब के मैंने किए हुए थे। अचानक आज मैं ढूंढ रहा था किताबें तो निकल आई, ये मुझे याद आ गया अब तक पुराना समय। तो ऐसे करके देखो मैंने ऐसे करके ये चिपकाए हुए हैं, ऊपर सब पेपर फार्मूले लिख करके उनका टॉप आपस में चिपका दिया, टॉप चिपका दिया, ठीक है। अच्छा, अब टॉप जब मैंने चिपका दिया तो ये टॉप जो है वो दीवार पे चिपकाओ तुम ऐसे करके, इस टॉप को तुम दीवार पे चिपकाओ, ऐसा ऊपर का पार्ट दीवार पे चिपका दो, तो ये सब फ्री हो जाएंगे। ये सारे फार्मूले देखो बेटा फ्री हैं, कैलेंडर बन गया, कैलेंडर ना ऐसे फ्री हो गए। अब जब ये फ्री हो गए तो मान लीजिए तुम्हें इन फार्मूलों को पढ़ना है, इसको जरा नोट कर लो, पहले ही मिट सकता है, ठीक है। देखो ये जैसे होगा ना, ये सब फ्री है, सारी चीजें देखो ये फ्री है, ये सब देखो फ्री है, ठीक है। अब तो मान लो ऊपर का पार्ट पढ़ लिया, अब नीचे का पेज पढ़ना है, तो नीचे का पेज ऐसे पढ़ोगे, इसको पकड़े रहना पड़ेगा तो हाथ दर्द करेगा। तो क्या करो, देखो इसके ऊपर ऐसे इसको चिपका दिया टॉप को दीवार पे, और इसके ऊपर कागज की एक पट्टी चिपकाओ, कागज की एक मोटी पट्टी चिपकाओ, और ये पेज उसमें जाकर के ऐसे करके डाल दो पट्टी में। तो अब तुम्हें इसको ऐसे पकड़ना नहीं पड़ेगा, बार बार ऐसे पकड़े तुम्हारा हाथ दर्द करेगा ना। इसको चिपका दिया ऐसे करके, अब देखो ये ऐसे बन जाएगा, ये फ्री हो गया। फिर अगला पेज पढ़ लिया, इसको भी जा करके ऐसे उसमें चिपका दिया। अब अगला पेज पढ़ लिया, इसको भी जा करके उसमें ऐसे करके चिपका दिया पट्टी में ना, पट्टी फंसा दी। ये पट्टी कैसे करके लगाओ, पट्टी के भी दोनों एंड जो है ना, पट्टी के दोनों एंड जो है ना, कागज की स्ट्रिप है ना, स्ट्रिप बोले तो हिंदी में पट्टी, अंग्रेजी में स्ट्रिप है ना, कागज की एक स्ट्रिप, थोड़ी मोटी स्ट्रिप ऐसे चिपकाओ यहाँ पर, है ना। और ये पेज उसके भी एंड चिपकाओ, बस की पूरी में चिपकाना, इधर चिपकाओ इधर चिपकाओ, बीच में खुली रहेगी पट्टी, ऐसे करके बीच में लूज रहेगी पट्टी ना। तो अब जो है ये पेज जाके उसमें ऐसे करके आप एक एक करके डालते रहो, ठीक है, ऐसे डालना, इसको डालते रहो। तो इस तरीके से सारे पेज आपके फ्री हो गए और आप पढ़ सकते हैं। तो ऊपर से टॉप चिपकाओ, अदरवाइज पूरा कमरा भर जाएगा ना और पेपर तुम्हारे नहीं आएंगे, क्योंकि फार्मूले बहुत होंगे। ऐसे ही एक मैथ्स का बनाओ, एक फिजिक्स का बनाओ, एक केमिस्ट्री का बनाओ, और एक बायो का भी बना लो, ठीक है। इस तरीके से बना सकते हो, समझ गए ना। स्ट्रिप मैं कैसी कह रहा हूँ, देखो बता देता हूँ, वही मैं ऐसे करके ना, कागज की स्ट्रिप आपने ली ऐसे करके, एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा कागज मोटा लेना पड़ेगा, जैसे आपने व्हाइट पेपर लिया और इसको ऐसे मोड़ के थोड़ा सा इसको हार्ड कर लिया, हार्ड ऐसे मोड़ के ऐसे, देखो ये ऐसे स्ट्रिप हो गई। अब स्ट्रिप के एंड जो है ना, ये एंड पॉइंट जो है ना, इनको चिपकाओ ऐसे, ये ऐसे चिपकाओ। अब देखो स्ट्रिप ये खुली हुई है, ऐसे करके ना एंड को चिपकाओ, इनको चिपकाओ दीवारों पर, उसके ऊपर, ठीक है, चिपकाया। अब पेपर इसमें लाके डाल दो, बस ऐसे करके डालते रहो, ठीक है। तो तुम्हारा हाथ भी फ्री रहेगा। ये स्टूडेंट लाइफ में जब मैं पढ़ता था तो ऐसे ही करता था, क्योंकि अब भाई कितने पेपर दीवारों पर चिपकाएंगे, पूरी दीवार ही भर जाएगी, छत भर जाएगी, ठीक है। तो इसलिए एक एक करके इसे कैलेंडर टाइप के बना लो, सारे आसानी से उसमें आ जाएंगे और सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। जैसे फ्रंट पेज याद हो गया, उसको फोल्ड करके डाल दिया, सेकेंड पेज याद हो गया, उसको फोल्ड करके डालते गए। ऐसे हर दिन एक एक रिवाइज करो, हर दिन रिवाइज करोगे तो 20-25 दिन, एक महीने में सारे फार्मूले तुम्हें याद हो जाएंगे, कोई टेंशन ही नहीं। बस समझे ना, ऐसे याद करना है। देखो लिखो, हाँ चलो खैर आगे बढ़े। तो खैर लिख लिया था इसको, ठीक है। sec x का डिफरेंशिएशन sec into tan, तो sec into tan का इंटीग्रेशन क्या हो गया, sec x। cot x का डिफरेंशिएशन बोलो, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x। तो देखो माइनस cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, बोलो cot x, ठीक है। अब जब भी माइनस होता है ना, तो माइनस को बाहर लेके इधर ले आते हैं, हमेशा ध्यान रखो, हमेशा।
तो माइनस को बाहर लेके इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो देखो कॉसेक स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन का फार्मूला हमको मिल गया। अच्छा अगला फार्मूला देखो, अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूले लिख रहे हैं और उनसे जो भी मिलता जा रहा है सम्मान पूर्वक उसको ग्रहण करते जा रहे हैं, भगवान का प्रसाद समझ के कि भैया प्रसाद मिल गया, चुपचाप बैठो, अभी देखेंगे आगे। डिफरेंशिएशन का फार्मूला लिखा, उससे जो मिला उसको रख लिया, जो मिला रख लिया, चुपचाप रख लिया, ज़्यादा 3-5 नहीं किया, ठीक है, जो मिला उसको रख लिया, ठीक है। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स क्या होता बेटा, हमने पढ़ा था, जल्दी बोलो, याद है, माइनस का कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स, और माइनस को बाहर लेके इधर ट्रांसफर कर दिया, तो इंटीग्रल कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स बराबर माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। देखो ये एक और फार्मूला बेटा हमको यहां से मिला। तो ट्रिग्नोमेट्री के देखो ये सारे होते हैं, साइन का, कॉस का, टेन का, सेक का, कॉट का और कॉसेक का, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री को उल्टा कर करके हमें ये फार्मूले मिले, इनको लिखो जल्दी से पहले, अभी जब तक मैं थोड़ा इंक भर लूं अपने मार्कर में, कोई लिखने में मजा नहीं आता थोड़ा यार। हो बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रिज बाला, ग्वाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली बाला, हो बड़ी दे तरस रहे हैं यमुना के तट, धन मुरली की सुनने को, कोई नहीं है तुझ बिन मोहन, भारत का रखवाला, हो बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रिज बाला, ओ बड़ी देर, सॉरी, ठीक है थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन कोई बात नहीं, तुमने भी पानी चाय पी लिया होगा इतनी देर में। आ जाते हैं फटाफट वापस। देखो अच्छा, तो बेटा अब तक हमको 10 फार्मूले मिले हैं, अभी आगे भी देखो ये सिलसिला चलेगा, सिलसिला, समझे नहीं, सिलसिला मतलब 2 बार सिला एक बार सिल फिर सिला अरे भाई ये सब बातें हैं बेटा। देखो ध्यान दो, ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ लिया, e की पावर s का पढ़ लिया, e की पावर का सारे पढ़ लिए, log x का पढ़ लिया, हाँ ठीक है। देखो आगे साइन इनवर्स x क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, समझे, मालूम है ना हमको। तो इसीलिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन इनवर्स x प्लस सी, ये मिल गया हमको फार्मूला। साइन इनवर्स को उल्टा किया, एक फार्मूला मिला, चुपचाप रखा कि भैया भगवान का प्रसाद जो मिल रहा है अभी रखते चलो, आगे देखेंगे पहले क्या हो रहा है, ठीक। अच्छा क्या नंबर था, नंबर भूल गया मैं, क्या था शायद 10 था, 10, ठीक है। तो 11 नंबर है। नंबरिंग देख लेना बेटा, जो भी तो अपने अपने हिसाब से हो, नंबरिंग देख लेना जो भी। अच्छा 12, अगर हम cos इनवर्स x का करते हैं डिफरेंशिएशन तो क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। बोलो बताओ, याद है ना। अच्छा अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा बच्चों, तो होगा cos इनवर्स x। अब देखो इसमें भी माइनस है, तो ये माइनस बाहर निकाल के इधर ट्रांसफर कर दो, है ना, मतलब -1 को बाहर निकालो, फिर -1 को यहां मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, बात बराबर है, समझे। तो क्या हो जाएगा, 1/√1
1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स और प्लस सी। अब देखो समझो, इसी टर्म का इंटीग्रेशन देखो साइन इनवर्स है, देखो सेम टर्म है, देखो ये टर्म यहाँ है यहाँ भी है, इसी का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स है और इसी का इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स है। दो आंसर आ गए। देखो वही मैं बता रहा था ना स्टार्टिंग में कि इसीलिए इसको कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। देखो परेशान मत हो, अगर कभी दो आंसर लाइफ में आ जाए इंटीग्रेशन में तो उनको सेम में चेंज कर सकते हैं, परेशान नहीं होना। जैसे कि अगर तुम्हें लगे कि यार दो आंसर कैसे आ गए, तो थोड़ी सी कोशिश करके एक आंसर को दूसरे में चेंज कर देंगे। दो कैसे, जैसे कि हम जानते हैं ना साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है पाई बाई 2। मेन फंक्शन सेम आ जाएगा, मेन फंक्शन जो एक्स वाला फंक्शन है, बाकी हाँ कांस्टेंट अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो मेन फंक्शन है ना एक्स वाला वो सेम आ जाएगा। देखो यहां से कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालो तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये यहां रख दो, इसमें रखो। देखो तो क्या हुआ, माइनस माइनस कॉस इनवर्स एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, है ना, माइनस बाहर है, कॉस इनवर्स की जगह देखो ये वैल्यू रख दी। अब अंदर माइनस ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 2 और प्लस सी, ठीक है ना। अब देखो देखो मेन फंक्शन सेम आ गया ना, साइन इनवर्स, अंतर किसका है, कांस्टेंट का। ऐसा हो सकता है मेन जो x का टर्म है ना वो सेम हो जाएगा, अंतर कांस्टेंट का होगा बस। देखो दोनों आंसर सेम है, तो ये भी सही है ये भी सही, दोनों ही लिखे जा सकते हैं, दोनों ही आंसर लिखे जा सकते हैं इसके, दोनों ही सही है। और हाँ चाहे तो उसको चेंज कर दें तो सेम बन जाएंगे। अब देखो ये जो कांस्टेंट है ना, ये जो कांस्टेंट ये आ गया है साइन इनवर्स एक्स, और इस पूरे कांस्टेंट को कुछ नया मान लो, फॉर एग्जांपल इसको C1 मान लो। ऐसा भी कर सकते हैं कि ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट, कांस्टेंट कांस्टेंट मिल करके एक नया कांस्टेंट बना देते हैं हमेशा, ठीक है। तो ध्यान देना बेटा, यही चीज सब में होगी, जैसे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में हुई, ऐसे ही टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स में भी यही चीज वापस आएगी। इसको लिखो जल्दी से, ठीक है। तो अभी हम जो फार्मूले डिफरेंशिएशन से मिल रहे हैं ना उनको चुपचाप ग्रहण कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं पाल रहे ज्यादा, ठीक है। लिखो जल्दी से, कन्हैया कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, बचन गीता बाला निभाना पड़ेगा, बचन गीता बाला निभाना पड़े। भाई जन्माष्टमी का दौर है, अभी 15 अगस्त का दौर आने वाला है, तो देशभक्ति गाने तो चलना ही चलना है बेटा, और जन्माष्टमी गाने भी चलना ही चलना है, इसमें कौन सी नई बात है भाई, ठीक है। और सुनने चाहिए, त्योहारों के मौसम में त्योहारों के गाने सुनने का मजा ही कुछ अलग होता है। अच्छा साइन इनवर्स कॉस इनवर्स हुआ। देखो अगला देखो, नंबरिंग क्या मैं भूल गया, जो भी है चलो, शायद 13 है। टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स और प्लस सी बेटा सब में रहेगा, प्लस सी सब में रहेगा। अच्छा इसी प्रकार देखो, अगर हम डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स करेंगे तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बस समझे। तो इसका इंटीग्रेशन यानी कि -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स, माइनस को बाहर निकाल के इधर भेज दो तो हो जाएगा इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। अब देखो फिर वही चीज आ गई, सेम टर्म में देखो इधर भी और इधर भी, इसका इंटीग्रेशन टेन इनवर्स भी है और इसी का इंटीग्रेशन माइनस कॉट इनवर्स भी है। सेम कर सकते हैं कैसे, फार्मूला, कौन सा फार्मूला हमको मालूम है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स कितना होता है पाई बाई 2,
तो यहां से cot इनवर्स x क्या होगा, π/2 माइनस tan इनवर्स x। ये वैल्यू यहां रख दो तो माइनस बाहर है, हो गया π/2 माइनस tan इनवर्स x प्लस c। तो देखो क्या हो गया, ये हो गया हमारा tan इनवर्स x प्लस c और माइनस का π/2। देखो सेम फंक्शन फिर से वापस मिल गया लौट कर, ऐसा होगा। x वाला टर्म सेम होगा, कांस्टेंट में देखो अंतर है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसको नया कांस्टेंट मान लिया जाए तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c1। बस समझे, हमेशा ऐसा ही होगा। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में जो प्रोसेस है, tan इनवर्स कॉट इनवर्स में वही प्रोसेस है, ठीक है। सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स में भी सेम यही प्रोसेस काम करेगा। लिखो जल्दी। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, बैलों के गलों के घुंघरू जबनी बनकर राज सुनाते हैं। देखो सेक इनवर्स x 1/mod x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसका मतलब इंटीग्रल 1/mod x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x प्लस c। और बिल्कुल ऐसे ही कॉसेक इनवर्स का करेंगे तो सेम यही फार्मूला वापस मिल जाता है। जैसे कॉट इनवर्स में भी ना क्या हुआ, देखो तो लिख देते हैं वो भी। कॉसेक इनवर्स x यहां पर माइनस आ जाएगा, 1/mod x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। तो इसका करेंगे तो इंटीग्रेशन 1/mod x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा बेटा क्या, कॉसेक इनवर्स x माइनस यहां भेज दिया तो इंटीग्रेशन 1/mod x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स x और प्लस c। फिर वही सेम कहानी, क्या सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x क्या होता है बच्चों, π/2 होता है। इसीलिए कॉसेक इनवर्स x हो गया π/2 माइनस सेक इनवर्स x, और यहां पर रखा इसको तो हो गया π/2 माइनस सेक इनवर्स x प्लस c। ये हो गया सेक इनवर्स x प्लस c माइनस π/2, और ये फिर से एक नया कांस्टेंट बेटा तो वापस आ गया सेक इनवर्स x प्लस c1, ठीक है। तो बच्चों ये वो फार्मूले थे जो हमें डिफरेंशिएशन को उल्टा कर करके मिले। कितने मिले, 16 मिले अभी तक, ठीक है। अब तक 16 अब तक 16 मिले, अब तक 16 ठीक है, ज्यादा नहीं, 10-12 और हैं। वो जो फार्मूले 10-12 और हैं उनको प्रोसेस से निकालना। देखो ध्यान दो बेटा, अभी तक आपने जो 16 फार्मूले पढ़े, x की पावर n का पढ़ा, e की पावर s का पढ़ा, log x का पढ़ा, a की पावर x का पढ़ा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पढ़े, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन के पढ़े। तो बेटा इनको कहते हैं फंडामेंटल फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। जैसे आप पढ़ते हो ना फिजिक्स में फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स, कुछ फंडामेंटल बता दी गई कि भैया लेंथ को मीटर मानोगे, मास को किलोग्राम मानोगे, इसकी फंडामेंटल यूनिट को ऐसा मानोगे, फिर इनकी हेल्प से आप निकाल लेते हो। जैसे आप फोर्स को निकाल लेते हो, वेलोसिटी को आप निकाल लेते हो, मतलब उनकी यूनिट्स आप निकाल लेते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड की भी आपने निकाली होगी 12th में, ठीक है। तो इस तरीके से आप उनकी यूनिट्स को निकाल लेते हो, उनको कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। पहले फंडामेंटल बता दी गई, फिर वैसे ही इंटीग्रेशन में भी है कि ये 16 फार्मूले जो आपने पढ़े बेटा, ये फंडामेंटल फार्मूले हैं इंटीग्रेशन के, ठीक है। इनके अलावा और कोई प्रूफ नहीं है ना, इन फार्मूलों का इनके अलावा और कोई प्रूफ नहीं है। हालांकि मैंने बताया डेफिनेट इंटीग्रेशन में, डेफिनेट में हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं
जो बहुत पहले जिससे इंटीग्रेशन करते थे, तो वहाँ पर हम इनको रफली उनका प्रूफ बोल सकते हैं, वो आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन वो डेफिनेट में होता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम, वो हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में, और वो इम्पोर्टेंट भी है, वो बाद में पढ़ेंगे। खैर उनको खैर इसका प्रूफ मान सकते हैं रफली लेवल पर, अदरवाइज ऐसे कोई इनका अलग से प्रूफ नहीं है। ये 16 फार्मूले ये ऐसे ही निकाले गए, कैसे? डिफरेंशिएशन को उल्टा कर करके निकाले गए, इनको ऐसे ही निकालना है। अब कुछ फार्मूले जो इनकी हेल्प से बनेंगे वो हो जाएंगे डिराइव्ड फार्मूले। अभी तक पढ़े फंडामेंटल फार्मूले ऑफ इंटीग्रेशन, इनको याद करना बड़ा आसान है, डिफरेंशिएशन को उल्टा करते रहिए, ये बनते जाएंगे। ठीक है, अब आएंगे डिराइव्ड फार्मूले। वो जो डिराइव्ड फार्मूले है ना बेटा, देखो अब आप ध्यान दो जरा, अभी देखो फार्मूले देखो आपने पढ़े ना, लिखे ना सारे, देखो ध्यान दो। आपने साइन का इंटीग्रेशन पढ़ा, क्या है देखो चेक करो, अभी आपने लिखा माइनस कॉस एक्स। कॉस का इंटीग्रेशन पढ़ा साइन एक्स, लेकिन देखो अभी तक आपने टेन का इंटीग्रेशन नहीं सीखा। देखो ध्यान दो, सीखा नहीं सीखा? देखो चेक करो, टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर था, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन था, लेकिन टेन का इंटीग्रेशन अभी तक आपने नहीं सीखा, उसको सीखना है, उस फार्मूले को निकालना पड़ता है। देखो अभी तक आपने कॉट का इंटीग्रेशन नहीं सीखा। देखो चेक करो, चेक करो क्या था, कॉट का डिफरेंशिएशन था माइनस कॉसेक स्क्वायर, तो इसलिए कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया था माइनस कॉट एक्स, लेकिन कॉट का इंटीग्रेशन अभी तक आपने नहीं सीखा। देखो चेक करो, चेक करो, चेक करो, अभी तो मैंने लिखे ना, लिख लो भाई, बिना लिखे बात नहीं बनेगी, लिखो। तो टेन का इंटीग्रेशन अभी तक हमने नहीं सीखा, कॉट का भी नहीं सीखा, सेक का भी नहीं सीखा, देखो अभी तक कॉसेक का भी नहीं सीखा, लॉग एक्स का भी देखो इंटीग्रेशन अभी तक हमने नहीं सीखा, साइन इनवर्स का भी इंटीग्रेशन अभी तक हमने नहीं सीखा। देखो ध्यान दो, जैसे साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स है, लेकिन साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन क्या है ये अभी तक हमने नहीं सीखा। किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशन अभी तक हमने नहीं सीखे, लॉग का इंटीग्रेशन भी अभी तक हमने नहीं सीखा। ठीक है ना, तो अब देखो, जैसे टेन का इंटीग्रेशन हमें सीखना बाकी है, कॉट का, सेक का, कॉसेक का, इनके तो स्टैंडर्ड फार्मूले हम याद करते हैं। अब ऐसे लॉग एक्स का इंटीग्रेशन हम आगे पढ़ेंगे, वो एक प्रोसेस है। तो अभी जिनके फार्मूले हमको नहीं मालूम है वो हमको सीखने बाकी हैं। ये बातें बेटा दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है कि किन किन के फार्मूले डिफरेंशिएशन को उल्टा करके मिल गए हैं, कौन कौन से फार्मूले डिफरेंशिएशन को उल्टा करके मिले हैं और कौन कौन से अभी नहीं मिले। ये बातें दिमाग में रखोगे तभी ये प्रोसेस आएगा दिमाग में, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। ध्यान दो, ठीक है। अभी मैं आपको पीडीएफ की फॉर्म में ये सारे फार्मूले प्रोवाइड भी करा दूंगा, सारी थ्योरी में पीडीएफ की फॉर्म में आपको दे दूंगा, परेशान नहीं होइए। एक बार मैंने कह दिया था मैं पीडीएफ नहीं दूंगा, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ चलो अपने शब्द वापस लेता हूँ, मैं पीडीएफ की फॉर्म में आपको ये सारे के सारे फार्मूले प्रोवाइड करा दूंगा, परेशान नहीं होना बिल्कुल, ठीक है। इसको लिखो, लेकिन अच्छा होगा साथ साथ लिखो, क्योंकि इस तरीके से जो आप लिखते हो ना इसका मतलब थोड़ा अलग होता है, ठीक है ना। तो पीडीएफ की फॉर्म में मैं ये सारे फार्मूले तुमको प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे तुम ऐसा भी कर सकते हो, जैसे कि जब तुम वीडियो पढ़ते हो ना तो जहाँ पर फार्मूला आया उसका स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे कि मैं हट गया यहाँ से, अब हट गया, अब तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेते हैं ना मोबाइल में ऐसे करके, जैसे कि मान लो ये मैं हट गया यहाँ से, अब हट गया, अब तुम इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। मैं हट जाता हूँ, हर बार जनरली हट जाता हूँ, कहीं भी बहुत ज़्यादा जोश में हो जाऊँ तो नहीं हटता, जनरली हट जाता हूँ, ठीक है। चलो खैर बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे और बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ। आप देखते रहिए हरिओम बाबा का HD मैथमेटिक्स। तब तक के लिए बाय।